हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में, बिक्री का अनुबंध। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का टॉपिक हमने शुरू किया था। इसमें जो इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी उसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो आज हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में, और इसको जो है वो सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। अंडर सेक्शन 4 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स को डिफाइन किया गया है। तो जो सेक्शन 4 है उसके सबसेक्शंस हैं कुछ, और हर एक सबसेक्शन में थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस बताया गया है। तो इसमें क्या है कि सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में क्या कहा गया है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। तो इसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब है कि जिसमें जो है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सेलर जो है वो या तो ट्रांसफर कर देता है या एग्री कर लेता है ट्रांसफर करने के लिए द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब है ऑनरशिप, बट व्हाट द प्रॉपर्टी हियर मींस, प्रॉपर्टी मींस ऑनरशिप। की वो जो है वो सेलर ने क्या किया है, या तो ट्रांसफर कर दिया है या एग्री कर लिया ट्रांसफर करने के लिए किसको, अपनी ऑनरशिप को, जो उसकी गुड्स में, जो उसमें माल में उसकी जो ऑनरशिप है, जो उसका मालिकाना हक है, उसको उसने एग्री कर लिया है या ट्रांसफर कर दिया है बायर को, और फॉर अ स्पेसिफिक प्राइस। की एक प्राइस के बदले में उसने बायर को अपने मालिकाना हक को या तो ट्रांसफर कर दिया है या ट्रांसफर करने के लिए एग्री कर लिया है। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या कहा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहा जाएगा। ठीक है, तो ये बताया गया अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1। अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 इसमें क्या कहा गया है कि ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। की जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है। एब्सोल्यूट का मतलब कि वो शर्त रहित है, और कंडीशनल का मतलब कि उसमें कोई कंडीशन जो है वो लगाई गई है। तो इन केस की वो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट सेल है, तो यानी कि उसने जो है वो ट्रांसफर कर दी है ऑनरशिप राइट्स जो है वो बायर को। कि एब्सोल्यूट का मतलब कि सेलर ने ऑनरशिप राइट जो है वो बायर को ट्रांसफर कर दिए। और कंडीशनल सेल में क्या है कि उसने कोई कैसी कंडीशन लगा दी कि इन फ्यूचर जो है वो क्या करेगा, इन फ्यूचर वो उस सामान के, उस गुड्स के जो भी ऑनरशिप राइट्स हैं वो सेलर जो है वो बायर को ट्रांसफर कर देगा। दैट इज नोन एज कंडीशनल। सो अंडर सेक्शन 4(3) अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 क्या कहा गया है, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ सेल। जो मैंने आपको बताया कि अगर जो है उसने, सेलर ने क्या किया है कि अपनी ऑनरशिप यानी कि प्रॉपर्टी इन गुड्स, जो उसकी ऑनरशिप है गुड्स में, उसको सेलर ने जो है वो बायर को ट्रांसफर कर दिया, देन इट इज नोन एज सेल। उसको सेल कहा जाएगा। बट where the transfer of the property in the goods is to take place at a future time or subject to some condition thereafter to be fulfilled, the contract is called an agreement to sale। परंतु अगर क्या है कि उसने जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी, जो उसकी जो ऑनरशिप राइट्स है गुड्स में, उसको किसी फ्यूचर टाइम पे करना है, यानी कि कुछ समय बाद करना है, फ्यूचर में करना है उसको। और उसमें भी क्या है कि सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, कि उसमें कोई कंडीशन जो है वो लगा दी गई है कि इस कंडीशन के फुलफिल होने के बाद ही जो है वो सामान में जो उसकी ऑनरशिप है वो उसको बायर को ट्रांसफर करेगा, तब उसको हम एग्रीमेंट टू सेल कहेंगे। तो सेल का मतलब जिसमें साथ साथ जो है वो सेलर ने अपने गुड्स की ऑनरशिप जो है वो बायर को ट्रांसफर कर दी, वो सेल हो गया। और जिसमें सेलर एग्री हो गया है कि वो जो है वो एक फ्यूचर टाइम में, भविष्य में जो है कोई कंडीशन पूरी होगी, तो उसके बाद जो है वो सेलर उस सामान के मालिकाना हक को बायर को ट्रांसफर कर देगा। इस चीज के ऊपर जो है वो सेलर अगर एग्री हो गया है, देन इट इज नोन एज एग्रीमेंट टू सेल, कि वो फ्यूचर में जो है उसकी ऑनरशिप को ट्रांसफर करेगा। अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 में कहा गया कि एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल। कि ये जो एग्रीमेंट टू सेल किया था, जिसमें उसने कहा था कि इन फ्यूचर जो है मैं ये सामान की ऑनरशिप राइट जो है वो इस कंडीशन के पूरे होने पर जो है वो बायर को ट्रांसफर कर दूंगा। तो अगर इस तरह का जो है वो एग्रीमेंट टू सेल किया गया, तो एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल, कि वो सेल बन जाएगा व्हेन द टाइम elapses और conditions are fulfilled subject to which the property in the goods is to be transferred। कि जब वो क्या है, या तो टाइम खत्म हो गया, टाइम लिमिट खत्म हो गई है, जो भी टाइम फ्यूचर टाइम इसमें मेंशन किया गया था, तो वो टाइम मेंशन टाइम खत्म हो गया है, लैप्सेस हो गया, कंप्लीट हो गया, फुलफिल हो गया, पूरा हो गया कि 2 महीने बाद डिलीवरी होती है, तो 2 महीने का टाइम पूरा हो गया, तो 2 महीने के बाद उसने वो सामान उसको देना। या फिर जो उसमें कंडीशन, उसमें स्पेसिफिक कुछ कंडीशंस लगाई गई थी, तो वो कंडीशंस अगर जो है वो पूरी हो जाती हैं, और प्रॉपर्टी जो है, जो यानी कि प्रॉपर्टी का मतलब कि उसकी जो गुड्स में ऑनरशिप है, प्रॉपर्टी इन गुड्स, ऑनरशिप इन गुड्स जो है वो सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जाता है, तो एग्रीमेंट टू सेल जो है वो सेल बन जाता है। ठीक है।
देन बात कर लेते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। एक जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, उस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या क्या चीज़ें जो है वो, क्या क्या एलिमेंट्स जो है वो, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स उसके हैं। तो इसमें पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहली बात की अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो भी कंडीशंस बताई गई हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सभी कंडीशंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर होनी चाहिए, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि लॉफुल ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, पार्टीज कंपिटेंट हो, फ्री कंसेंट हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, लीगल ऑब्जेक्टिव हो उनका। तो जो भी कंडीशंस जो है उसमें बताई गई हैं अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1870 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वो सभी जो है वो कंडीशंस यहाँ पर जो है वो फुलफिल होनी चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए। देन सेकंड, टू पार्टीज में कौन कौन सी है, एक बायर है और दूसरा सेलर है, कि दो अलग अलग पार्टीज जो है वो होनी चाहिए। सेलर जो पर्सन प्रॉपर्टी को में जो उसके जो भी गुड्स में जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसके राइट्स हैं, ऑनरशिप राइट्स हैं, उसको ट्रांसफर करता है, वो सेलर है। और जिसके नाम पर वो ट्रांसफर किए जाते हैं, ऑनरशिप राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स जिसके नाम पे ट्रांसफर किए जाते हैं, दैट पर्सन इज नोन एज बायर, उसको जो है वो बायर कहा जाता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि बायर और सेलर जो है वो सेम ही पर्सन है। फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो किसी की ऑक्शन होनी है, सामान की बिक्री होनी है, तो बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, की कोर्ट ने ऑर्डर किया है, तो उस केस में कि किसी एक सामान व्यक्ति का जो सामान है उसको कोर्ट के ऑर्डर से बेचा जा रहा है, तो हो सकता है कि वो उस सामान को खुद ही खरीद ले, यानी कि मालिक भी वो खुद ही है और खरीदने वाला भी खुद ही है। तो बायर और सेलर जो है कुछ एक्सेप्शनल केसेस में सेम हो सकते हैं, बट अदरवाइज जो है वो बायर और सेलर जो है वो डिफरेंट होते हैं। सेलर जो अपनी उस गुड्स में प्रॉपर्टी को जो है वो बेचता है, प्रॉपर्टी इन गुड्स, यानी कि अपने मालिकाना हक को जो है वो दूसरे को देगा, और सेलर जिसको मालिकाना हक सेलर मालिकाना हक देने वाला, और बायर जिसको मालिकाना हक दिए जा रहे हैं, जिसको सामान बेचा जा रहा है, दैट इज नोन एज बायर। देन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इसका मतलब है संपत्ति का हस्तांतरण। संपत्ति का हस्तांतरण, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब जो है हमने प्रॉपर्टी संपत्ति से की बजाय हमने क्या लेना है, मालिकाना हक से लेना है, तो ऑनरशिप से लेना है। तो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप जो है वो दो तरीके से हो सकती है, कि या तो सेल के थ्रू, या फिर जिसको हमने अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 डिफाइन किया था, और एग्रीमेंट टू सेल अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 जो यहाँ पे आपको मैंने बताए थे, अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 3, अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 4, कि ये क्या है, एग्रीमेंट टू सेल और सेल। सेल का मतलब कि साथ साथ जो है वो सेलर ने अपने ऑनरशिप राइट्स बायर को ट्रांसफर कर दिया, दैट इज नोन एज सेल। और एग्रीमेंट टू सेल की वो कहता है कि इन फ्यूचर जो है वो ये कंडीशंस पूरी होंगी, तब जो है वो ऑनरशिप राइट्स सेलर से बायर को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, दैट इज एग्रीमेंट टू सेल। तो दोनों तरीके से जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप जो है वो हो सकता है। देन सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड्स, जैसे मैंने आपको बताया था डेफिनेशंस के टाइम पे, कि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, मेन जो मैटर है जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, दैट इज गुड्स। और गुड्स की डेफिनेशन के टाइम पे आपको मैंने बताया था कि इसमें सिर्फ एक्शनेबल क्लेम्स और मनी को छोड़ के, एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, इन दोनों चीजों को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं वो सभी मूवेबल प्रॉपर्टीज जो है वो गुड्स की कैटेगरी में आती हैं। चाहे वो आपका स्टॉक है, शेयर्स है, ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रास है, एंड एनीथिंग अटैच टू लैंड। बट अगर उसके लिए जो है वो पार्टीज एग्री हो जाती हैं कि इसको हमने जमीन से अलग कर लेना है, तो वो गुड्स बन जाती हैं। बट मनी को, एक्शनेबल क्लेम्स को, या और किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, जो अचल संपत्ति है, उसको इस कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको गुड्स में इंक्लूड कर लिया जाता है, जैसे पावर इन द शेप ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसको हम जो है वो गुड्स में मान सकते हैं। वाटर एंड गैस, वो जो है वो भी गुड्स में आते हैं। तो जो भी मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं सभी जो है इसमें गुड्स की कैटेगरी में आ जाती हैं। देन प्राइस ऑफ गुड्स, तो प्राइस ऑफ गुड्स के बारे में मैंने कहा था कि प्राइस मींस द मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स, की अगर आपने गुड्स को सेल किया है तो प्राइस का मतलब यहां पर मनी कंसिडरेशन से मतलब है कि मुद्रा में जो है उसका प्राइस पे किया जाना चाहिए, कि बायर जो है उसके
प्राइस जो है वो मनी में, करेंसी में जो है वो उसको पे करेगा। गुड्स का एक्सचेंज जो है वो नहीं होगा। अगर गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है दैट विल बी अ बार्टर सिस्टम, और वो इस कैटेगरी में जो है वो काउंट नहीं होगा, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की कैटेगरी में नहीं लेंगे। बट कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं कि जहाँ पे पार्टली इन मनी और पार्टली इन कंसिडरेशन, तो वहाँ पर उसको हम सेल की कैटेगरी में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई बार आपने देखा होगा कि एक्सचेंज ऑफर्स लगे कि आप अपना पुराना सामान दो और बाकी की इतनी पेमेंट जो है वो दो और आपको जो है वो नया सामान मिल जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की प्राइस ऑफ गुड्स की, जहाँ पे जो है वो पार्टली मनी में है, पार्टली जो है वो कुछ कंसिडरेशन दूसरे फॉर्म में दिया गया है, तो उसको भी जो है हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की कैटेगरी ले सकते हैं। बट अगर गुड्स का ही एक्सचेंज हुआ है, कंप्लीट एक्सचेंज की, एक सामान के बदले में दूसरा सामान, तो वो जो है वो सेल की कैटेगरी में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की कैटेगरी में नहीं आएगा। बट इन केस की जैसे कई बार कुछ कंपनीज एक्सचेंज ऑफर्स चला देती हैं कि आप जो है वो पुरानी गाड़ी लाएं और पुरानी गाड़ी के बदले में आपको जो है वो इतना डिस्काउंट मिलेगा और इतनी बाकी की पेमेंट करके आप नई गाड़ी ले जा सकते हैं, तो वो जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की कैटेगरी में आ जाएगा। देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कुड बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, कि वो एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है कि आपने बोल के लिख के उसको कर लिया है, या फिर जो है वो इट कैन बी सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब है कि आपने बोल के बता दिया, लिख के बता दिया, तो वो हो गया आपका एक्सप्रेस्ड, कि आपने जो है वो एक्सप्रेस कर दिया है। एंड इम्प्लाइड की जिसमें जो है वो पार्टीज के बिहेवियर से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आपस में हो जाता है। तो एक्सप्रेस के लिए कि आपने लेटर लिखा या बोल के कहा कि मैं आपका ये सामान खरीदना चाहता हूँ और उसने कहा कि मैं सामान ठीक है इतने में बेचने के लिए तैयार हूँ, तो आपका जो है वो एक्सप्रेस वे में रिटर्न और ओरल जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बट इन केस इम्प्लाइड, फॉर एग्जांपल कि आप जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल पंप पे आप जाके गाड़ी जो है वो उसके आगे पार्क कर लगा देते हैं और जो है पेट्रोल टैंक फिल करने के लिए जो है वो आपने अपना खोला और उसने जो है उसने पेट्रोल भर दिया। वहाँ पर जो है वो एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने वो सामान खरीदना है और उसके बदले में पेमेंट करनी है। या एक कस्टमर है वो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में गया, वहाँ उसने सामान कलेक्ट किया और बोला कुछ नहीं, सामान कलेक्ट किया और जाके वो काउंटर पे जो है वो सामान उसने रख दिया। तो सामान रख दिया तो जो है वो जो स्टोर है वहाँ के काउंटर पे जो उसने उसका बिल विल बनाया, सामान चेक किया, पैक किया, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कि वहाँ पे वर्बली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ बट उनका जो आपस का बिहेवियर है उसके बेसिस पर दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। देन परफॉर्मेंस बाय पार्टीज, इसमें जो है दोनों पार्टीज जो है वो परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाती हैं, रेडी हैं या परफॉर्म करती हैं। तो चाहे वो साथ साथ परफॉर्म कर रही हैं या फिर इन फ्यूचर उसको परफॉर्म किया जाना है, तो उसमें जो है वो दो ही बातें हैं कि तो गुड्स की डिलीवरी होनी है, दूसरा जो है वो पेमेंट होनी है। तो एक ने जो है वो पेमेंट देनी है, दूसरे ने वो पेमेंट रिसीव करनी है, एक ने सामान जो है वो सेलर ने सामान गुड्स को डिलीवर करना है, उनकी ऑनरशिप को ट्रांसफर करना है, और बायर ने जो है उसको सामान को खरीद लेना है। तो परफॉर्मेंस बाय पार्टीज, तो कैसे वो परफॉर्म करेंगे उसके बारे में वो डिसाइड कर सकते हैं। These are some essential elements of a contract of sale की, तो ये कुछ essential elements थे contract of sale के, जिसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टू पार्टीज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, देन सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है वो गुड्स हैं, प्राइस ऑफ गुड्स सिर्फ करेंसी में ही चलेगा, मॉनेटरी टर्म्स में ही चलेगा, वो गुड्स को आप गुड्स के बदले में एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, कि आप बोल के कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं, आपके बिहेवियर से भी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड हो सकता है। और जो पार्टीज हैं वो डिसाइड कर सकती हैं कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसे और कब जो है वो की जानी है। अच्छा, मैंने अभी में आपको बताया था कि प्राइस ऑफ गुड्स, तो प्राइस ऑफ गुड्स को डिटरमिन करने के लिए कुछ मेथड्स हैं जिसके बेसिस पर जो है वो प्राइस को डिटरमिन किया जा सकता है। सो प्राइस एक्सप्रेसली तो क्या मेथड्स हैं इसके बारे में जो है वो सेक्शन 9 और 10 में जो है वो बताया गया है कि जो है वो प्राइस जो है वो किस तरह से डिटरमिन किया जाएगा। वैसे बेसिकली अंडर सेक्शन 9 इसको डिफाइन करता है, तो और कुछ प्रोविजंस में सेक्शन 10 से भी लिए गए हैं। तो प्राइस एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, कि या तो कीमत को आपने स्पष्ट रूप से अनुबंध में बता दिया, कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसमें आपने डिटरमिन कर लिया कि ये सामान इतने रुपए के हिसाब से जो है वो लिया जाएगा, कि एक्सप्रेसली जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसको डिसाइड कर लिया गया था। तो प्राइस एक्सप्रेसली स्टेटेड इन कॉन्ट्रैक्ट, तो एक मेथड तो ये हो सकता है कि प्राइस को डिटरमिन करने का। दूसरा मेथड हो सकता है बाय कोर्स ऑफ म्यूचुअल डीलिंग्स, की जो भी उनकी रेगुलर डीलिंग्स होती हैं उस डीलिंग्स के बेसिस पर जो है वो प्राइस डिटरमिन कर लिया जाता है। उसमें कोई स्पेसिफिक प्राइस जो है वो मेंशन नहीं किया जाएगा। जो रेगुलर उनका कोर्स ऑफ एक्शन है, रेगुलर बिजनेस है, जिस तरह से वो डीलिंग करते हैं, उस डीलिंग के बेसिस पर जो है उनकी आपस में डीलिंग के बेसिस पर जो है प्राइस डिटरमिन
कर लिया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई स्पेसिफिक प्राइस जो है वो इसके लिए मेंशन नहीं किया जाता, तो जो नॉर्मल उनका रूटीन है उस रूटीन के बेसिस पर वो डिसाइड कर लेते हैं। देन थर्ड, लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर एग्रीड, या हो सकता है कि उन्होंने जो है वो डिसाइड कर लिया है कि प्राइस डिसाइड नहीं किया है, प्राइस कैन बी फिक्स्ड, तो उसमें उन्होंने उसका तरीका डिसाइड कर लिया कि प्राइस किस तरह से डिटरमिन किया जाएगा, कि उस टाइम पे जो रेट मैं दूसरों को दे रहा हूँ वही रेट आपसे चार्ज कर लिया जाएगा। तो उन्होंने एक मैनर डिसाइड कर लिया, तरीका डिसाइड कर लिया कि इन फ्यूचर अगर उसकी प्राइसिंग होनी है तो अभी प्राइस, एक्चुअल प्राइस उसका डिसाइड नहीं किया है, एग्जैक्ट प्राइस उसका डिटरमिन नहीं किया है, बट प्राइस किस तरह से डिटरमिन किया जाएगा उसका तरीका उन्होंने जो है यहाँ पे एग्री कर लिया है। दैट इज लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर एग्रीड, कि जो भी मैनर, जो भी तरीका उन्होंने एग्री किया है उसके बेसिस पर उसकी डिटर्मिनेशन हो जाएगी प्राइस की। देन नेक्स्ट है रीजनेबल प्राइस, उचित मूल्य, कि जो भी उस सामान का मतलब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है, ना ही उन्होंने कोई उनकी म्यूचुअल डीलिंग्स हैं, और या फिर जो है उन्होंने ऐसा भी कोई तरीका जो है वो डिसाइड नहीं किया है कि इन फ्यूचर इस तरीके से जो है उसकी डिटर्मिनेशन होनी है। तो अब क्या है कि तब हमारे पास एक मेथड आता है रीजनेबल प्राइस का, कि जो भी उसका आइटम का रीजनेबल प्राइस है, जो भी उसका उचित मूल्य है, उस बेसिस पर जो है उसकी डिटर्मिनेशन, उसकी जो है वो प्राइस को डिसाइड कर लिया जाएगा, प्राइस को असरटेन कर लिया जाएगा, प्राइस को फिक्स कर लिया जाएगा, एक रीजनेबल प्राइस। और वो जो रीजनेबल प्राइस है, मैंने आपको पहले बताया कि वो उचित मूल्य जो है वो डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन, जो है वो जो भी उसके सर्कमस्टांसेस हैं उन सर्कमस्टांसेस पे सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो जो भी प्रिवेलिंग सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वो रीजनेबल प्राइसेस जो है वो डिसाइड किया जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि किसी टाइम पे हो सकता है कि रीजनेबल प्राइस मे बी द मार्केट प्राइस, की उस टाइम पे उसकी मार्केट में जो वैल्यू है दैट कैन बी अ रीजनेबल प्राइस। तो वो डिपेंड्स कि क्या सिचुएशन है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या स्थितियां हैं, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, उसके बेसिस पर वो रीजनेबल प्राइस जो है वो डिटरमिन किया जाता है। देन वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी, ये एक थोड़ा सा समझने वाली बात है, वैल्यूएशन बाय द थर्ड पार्टी। तो इसमें कई बार हो सकता है कि हमने जो है वो खुद से डिसाइड ना करके, कि ना बायर डिसाइड कर रहा है ना सेलर डिसाइड कर रहा है, और उन्होंने कहा है कि ये जो थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पार्टी इसको डिसाइड करेगी उस रेट को, उस रेट पे जो है वो इसकी डीलिंग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास एक कार है, आप उस कार को बेचना चाहते हैं, दूसरे ने उस कार को खरीदना है, तो अब वो कार को खरीदना, तो वैल्यूएशन की प्रॉब्लम आ रही है। पुरानी कार है ना, नई कार के बारे फिर भी वैल्यूएशन के बारे में पता रहता है कि जो भी प्राइस जो कंपनी फिक्स कर रही है, बट पुरानी कार है तो अब उसमें वैल्यूएशन की प्रॉब्लम आ रही है कि बायर उसके लिए अलग रेट लगा रहा है, सेलर अलग रेट लगा रहा है। तो हो सकता है कि उन्होंने म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर लिया है कि इसकी जो भी वैल्यूएशन ये पर्सन जो लगाएगा, थर्ड पर्सन, तो उसके बेसिस पर जो है हम थर्ड पार्टी के बेसिस पर हम जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट को कर लेंगे। तो उसमें क्या है कि थर्ड पार्टी के बेसिस पर उसकी डिटर्मिनेशन होती है। बट इन केस कि अगर वो थर्ड पार्टी जो है वो मना कर देती है, कि आपने कहा है कि ए और बी ने आपस में कर लिया कि हम जो है वो ए सामान बेचने को तैयार है और बी इसको खरीदने के लिए तैयार है, उनका कॉन्ट्रैक्ट है, बट वो कहते हैं कि प्राइस वो जो है वो इसका प्राइस जो है वो सी डिटर्मिन करेगा। तो सी ने प्राइस को डिटर्मिन करना है, तो सी जो भी प्राइस कहेगा वो उन्होंने आपस में उसके बेसिस पर अपनी डीलिंग कर लेनी है। बट इन केस की सी जो है वो प्राइस डिटर्मिन करने से मना कर देता है, प्राइस फिक्स करने से मना कर देता है कि जी मैं तो इसका आइटम का प्राइस जो है वो फिक्स नहीं करूंगा, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दैट विल बिकम वॉइड, वो वॉइड बन जाएगा, क्योंकि उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, कि उनका कंडीशन थी कि इसका प्राइस ये पर्सन फिक्स करेगा और उस पर्सन ने उस प्राइस को फिक्स करने से मना कर दिया है, तो फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो फिक्सेशन बाय थर्ड पार्टी। बट इन केस की कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो गुड्स हैं वो, अभी हम एक ही गुड की बात कर रहे थे, एक ही चीज़ की बात कर रहे थे, हो सकता है कि मल्टीपल गुड्स हैं जिनको जो है वो डिवाइड किया जा सकता है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो उसमें भी आपने कहा है कि वो थर्ड पार्टी उसको डिटरमिन करेगी। तो ए ने सामान बेचना था, बी ने उसको खरीदना था, और सी ने प्राइस डिटरमिन करना था। तो ए ने सामान बेचना था, ए ने कुछ सामान जो है वो बी को दे दिया, और कुछ सामान अभी उसने नहीं दिया, और उन्होंने जो है वो जो सामान ए ने बी को दिया था, बी ने उसको सामान को एक्सेप्ट कर लिया, और सी के पास उन्होंने कहा कि इसका प्राइस डिटरमिन करना है, और सी ने जो है उसका प्राइस डिटरमिन करने से मना कर दिया। तो अब क्या है कि जो सामान उसने नहीं दिया था, जो सामान ए ने डिलीवर नहीं किया, तो उसके बारे में तो हमें पता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो गया, दैट विल बी वॉइड, उसकी जो है कोई भी लीगल सेंटिटी नहीं है, और वो सामान जो है ना तो बेचा जाएगा ना खरीदा जाएगा। बट जो सामान ए ने पहले ही जो है वो बी को दे दिया, और बी ने उस सामान को एक्सेप्ट करके यूज़ करना शुरू कर लिया है, या बी के पास वो सामान पहुंच गया है, बी ने उसको सामान को एक्सेप्ट कर लिया है, तो उस केस में क्या है कि बी जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं मान सकता। बी को उस आइटम का उन गुड्स का जो एक रीजनेबल प्राइस है वो ए को पे करना
पड़ेगा, यानी कि जो सामान डिलीवर हो चुका है और उसको जो है वो बायर ने एक्सेप्ट कर लिया है और थर्ड पार्टी ने उसकी वैल्यूएशन करने से मना कर दिया है, तो उस केस में जो बायर है उसको उस आइटम का रीजनेबल प्राइस जो है वो सेलर को पे करना पड़ता है। और इन केस की अभी सामान डिलीवर नहीं हुआ है और थर्ड पार्टी ने उसका प्राइस डिटरमिन करने से मना कर दिया है, तो उस केस में फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।